नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। कल भी उस पर चर्चा होनी है। अभी जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने साफ किया है, अमित शाह जी ने, कि जो दक्षिण राज्य हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है कि दक्षिण के राज्यों की ताकत जो है लोकसभा में कम हो जाएगी, उस पर उन्होंने अपने हिसाब से साफ कर दिया कि उसमें किसी भी राज्य की ताकत कम नहीं होगी प्रतिशत के हिसाब से। और कुल मिलाकर 50% सीटें मोटे तौर पर प्रोपोर्शनली बढ़ाई जा रही हैं राज्यों में, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। डिलिमिटेशन को लेकर उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सरकार इस बिल को पास करना चाहती है महिलाओं के आरक्षण के लिए। प्रियंका जी उससे पहले जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ी तकरीर की और उन्होंने कहा कि सरकार अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एक्सरसाइज कर रही है, महिलाओं का बहाना है। उससे पहले अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा नारी को नारा बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियत पर जाइए, और नियत सरकार की साफ है। लेकिन जो बिल में महिलाओं को नई सीटें जो मिलेंगी, उन सीटों का कैसे बंटवारा होगा, किस तरह से वो बनेंगी, क्या होगा, क्या परिसीमन के बिना हो सकता है, परिसीमन पुराने 2011 के सेंसस पर होगा, क्या कोई नया रास्ता निकाला जा सकता है जिस पर कोई झगड़ा ना हो, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान, फॉर्मर सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के, एसवाई कुरैशी साहब, जो हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र, चुनावी व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता जो इस बात को समझे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने कहा सीधा सीधा ही समझ लें जो बात को बारीकी से गहराई से समझता। अभी तक जो आज सर दिन भर का भाषण हुआ है और अभी होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कोई नुकसान नहीं हो रहा, सीटों को लेकर भी उन्होंने हिसाब बताया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कोई रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है, या आप समझते हैं कि कोई अच्छे तरीके से इस पर काम किया जा सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये इन इश्यूज़ का कंटेंशियस होना कि ये विवाद पैदा करेंगे, ये तो हमेशा से मालूम था। और इस पे मैंने कई बार लिखा है, बोला भी है कि वुमेन्स रिजर्वेशन जिसके ऊपर यूनानिमिटी हुई 2023 में सारी पार्टी ने मिलके किया, लेकिन उस वक़्त जो गलती की सरकार ने, जिसका खमियाजा वो अब भुगत रहे हैं, कि उन्होंने इसको सेंसस और डिलिमिटेशन से लिंक कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि 2027 में सेंसस होना था, और उसका 2028 तक उसका रिजल्ट आता। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का ऑर्डर होता है। डिलिमिटेशन के कमीशन 2028 में बनती, और अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन जो हिस्ट्री में बनी है, कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 6.5 साल उन्होंने लिए हैं। यानी 2028 की बनाई हुई डिलिमिटेशन कमीशन 2031-32 से पहले फैसला न देती, यानी 2029 में भी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ऑलरेडी औरतों ने 26 साल पहले वेट किया 2023 तक। अब उसके बाद 11 साल उनको वेट और कराना, ये ज्यादती थी, और इसको सरकार ने अब रियलाइज़ किया और उसको करेक्ट करने की कोशिश की, जिसपे अभी एक्शन अभी चल ही रहा है। तो मैंने इसके ऊपर एक सुझाव दिया था, कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में लिख के, और कल और परसों में 2 आर्टिकल सक्सेशन में द वायर में लिख के, कि इसका बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा सिंपल आउट ऑफ द बॉक्स तरीका है, कि आप बजाय इसके कि उलझन में पड़े और जो विवादित इश्यूज हैं उनमें फंसे रहें, उनसे बाईपास करके उस साइड से उसको निकल जाएं, और 2029 में ही नहीं, 2024 वाली जो लोकसभा अभी बैठी हुई है उसी में 50% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो मेरा क्या प्रस्ताव है, ये कैसे जादू हो पास होगा? बड़ा आप आसान है। कमाल कर रहे हैं। अभी तो यहाँ झगड़ा 2034-35 का भी नहीं पता, आप अभी करना चाहते करेक्ट, एंड इट इज वेरी डूएबल। मैं बताता हूँ विजय जी, ये टोटली संभव है। और वो मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, आर्टिकल 81 में अमेंडमेंट तो करनी पड़ती है, क्योंकि 543 सीटें जो हमारी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित की हुई हैं। सीटें बढ़ाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। उसके हैं? बाद जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज का जिक्र है, वो भी आर्टिकल 81 में, उसको भी आपने चेंज करना पड़ेगा। उसी आर्टिकल 1 में बजाय ये दो विवादित चीजों को लेने के, आप उसमें ये कहें कि हम अभी तक जो टेरिटोरियल बेसिस पे इलेक्शन होते थे, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट,
उसमें ऑप्शन करते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दोनों तरीके से इलेक्शन हो सकता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टेम्परेरीली इंटरिम मेजर के लिए अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें कि साहब ये हम जो 50% सीटें 272 हैं ये हम बढ़ाते हैं और ये सारी की सारी औरतों को देते हैं, लेकिन औरतों को ये इन 272 को पार्टी वाइज कैसे बांटेंगे? उसके दो पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं कि या तो उनके जो पार्टियां मौजूद हैं पार्लियामेंट में उनका वोट शेयर तो हमको मालूम है ना, उनके वोट शेयर के मुताबिक उनको दे दीजिए। और दूसरी जो एक प्रोपोजिशन होती है कि वोट शेयर में क्या होता है कि वोट शेयर सीट शेयर में एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता। जिसकी एक मिसाल मैं बताता हूं कि 2014 में मायावती जी के 20% वोट शेयर मिला था और सीटें कितनी मिली थी? 0। तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं पीछे। आप सीट शेयर पे कर लीजिए कि सीटें तो पता है कि किस पार्टी की कितनी है। तो मैंने उसमें ये प्रपोज किया है कि 272 सीटें बढ़ा दीजिए, उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट है, यानी एक पैसा किसी इलेक्शन पे नहीं खर्च करना पड़ेगा, और ये सीटें इन्हीं पार्टीज में जो मौजूद है उनकी जो पार्टी शेयर है, सीट शेयर है, उस पर बांट दीजिए। वोट शेयर नहीं तो सीट शेयर पे बांट दीजिए। और मैंने उसकी फिगर भी दी है कि हालांकि लॉजिकली आइडियली तो वोट शेयर ही होना चाहिए, और अगर वोट शेयर हम फॉलो करते हैं तो एनडीए को 116 एडिशनल सीटें मिल जाएंगी, और अगर सीट शेयर करेंगे तो वो 147 हो जाएंगी, यानी 30 सीटों का उनको 31 को फायदा हो जाएगा। मैं कहता हूं होने दीजिए, कोई बात नहीं। एक देश के अच्छे हित के लिए औरतों का रिजर्वेशन जिसपे पूरी यूनानिमिटी है, और प्रधानमंत्री जी ने इतना अचीवमेंट की थी 2023 में, और अब वो और करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 2029 का क्यों वेट करो, आज ही की लोकसभा में औरतों को वहां बिठाया जा सकता है, ये फॉर्मूला फॉलो करके। अब जो ये नंबर मैं पूरा कर लूं उसके बाद आप अगला सवाल कर सकते हैं कि अगर हम वोट शेयर से जाते हैं तो एनडीए को 116 एडिशनल सीटें मिलेंगी, इंडिया ब्लॉक को 112 मिलेंगी। अगर इसको हम सीट शेयर से जाएं तो एनडीए को 147 मिलेंगी और दूसरे ब्लॉक को 118 मिलेंगी। 30-31 का इनको लॉस जरूर है, लेकिन फॉर डजंट मैटर, फॉर लार्जर नेशनल गुड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। इसमें न डिलिमिटेशन में हम फंसे, 2011 का सेंसस होगा कि नहीं होगा, कौन सा सेंसस यूज करें उसमें हम नहीं फंसे, औरतों की रिजर्वेशन किस किस जगह होगी, उनकी रोटेशन कहाँ कहाँ होगी, कोई किसी कंटेंशन इश्यूज में फंसे बिना बिल्कुल साइड से निकल के ये सॉल्यूशन करके कल टुमारो हम ये 272 को बिठा सकते हैं। मतलब इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इनिशियल लेवल पर कम से कम ये शुरू करें। इसमें एक यस, चीज मुझे यस, समझाइए कि इनिशियल लेवल पर तो हो सकता है, क्योंकि यदि हम 200 सीट शेयर या वोट शेयर जो भी करें, वैसे तो मेरे हिसाब से वोट शेयर ही ठीक होता है, लेकिन सीट शेयर भी हो, वो सीट्स तो पार्टीज को मिल जाएगी, लेकिन क्या उसका स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा? जो ऐसा देखिए तो ना, नहीं होगा। दूसरी नहीं नहीं वो बात जो है, एक छोटी सी बात, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, फिर वो जो हम नेपोटिज्म और ये सारी बातें करते हैं, वो तो फिर कुरैशी साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, विजय त्रिवेदी को दे दिया, विजय त्रिवेदी की वाइफ को दे दिया, विजय त्रिवेदी की बेटी को दे दिया, ये कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया कि ये नेपोटिज्म वगैरह का चार्ज जो है ना, नेपोटिज्म तो अभी भी होता है। लोकसभा को इलेक्शन लड़ने के लिए जो सीटें बांटी जाती हैं वो आप समझते हैं कि बड़े ईमानदारी से की जाती हैं? बिल्कुल, एक ही पार्टी के 5-5 एमपी, पांचों के पांचों एक ही पार्टी के, एक ही फैमिली के होते हैं। तो ये तो अभी भी होता है। और मैंने बल्कि जो आर्टिकल लिखे थे उसमें मैंने इसके सेफगार्ड भी लिखे कि इसमें सेफगार्ड क्या क्या है। वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो जस्ट 1 सेकेंड, कि एक तो ये जो पार्टी अपने कि 10 मेंबर, 15 मेंबर, 20 मेंबर एडिशनल चुनेगा, उसको ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दीजिए कि कोई विद इन द पार्टी कोई इलेक्शन सिस्टम कर लीजिए, या कोई उन्हीं के पार्टीज में क्रॉस सेक्शन को लेके उनकी कमेटी बना के करे, एक क्राइटेरिया बना दे। और उसमें दूसरे तीसरे क्राइटेरिया भी ये कर दें कि नेपोटिज्म पे पर्टिकुलरली पाबंदी लगा दे कि डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ये मेरा भाई भाई भतीजा पत्नी तो नहीं है, डिस्क्लोज करो ताकि सब दिखाई दे। तीसरा, इसी में सोशल डाइवर्सिटी को भी रिफ्लेक्ट कर लीजिए कि ये सारे जो 272 हैं, इसी में
शेड्यूल कास्ट कितना परसेंट बनता है, शेड्यूल ट्राइब इसी में फिट हो जाएगा। और भी किसी को आपने पढ़े लिखे को, साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजी वाले को, किसी को देनी है, ये सारी चीजें इसमें अकोमोडेट हो जाती हैं। ये इसका ग्लोबल तरीका इसका ये इसको है। पार्ट ऑफ तो हमें अच्छा, इसमें एक regulated और भी चीज, एक और चीज विजय जी, मैं तो कहता हूँ इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, जो हम पार्लियामेंट के जरिए नहीं अचीव कर पाए, इसमें कहते हैं कि हम इनको, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है उनको नहीं देंगे, ये नॉमिनेट करेंगे, है ना। तो ये मैं समझता हूँ ये सेफ गार्ड, आपने कंसर्न बड़ा ठीक रेज किया, और मैं समझता हूँ ये उसके सेफ गार्ड उसका अच्छा आंसर है। सर एक चीज और, इसको क्या हम ये कह सकते हैं जैसा कि कुछ मुल्कों में हो रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो दुनिया के बहुत सारे देशों में उस तरह का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, क्या इस रास्ते की तरफ आप ले जाना चाहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ? और वो वैसे भी अभी ये फर्स्ट पास द पोस्ट का जो सिस्टम है उस पर जो बार बार चर्चा होती है, विवाद होता है कि उससे फर्क पड़ रहा है, उस तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, आपकी जी राय से? बिल्कुल। जी जी, मैं बिल्कुल उस तरफ कर रहा हूँ। एक्सेप्ट के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंटायरली, मैं फर्स्ट पास द पोस्ट से प्रोपोर्शनल की तरफ नहीं जा रहा। उसका वाया मीडिया होता है एक मिक्स सिस्टम। मिक्स मिक्स सिस्टम, सिस्टम जो जर्मनी में सबसे पहले यानी शुरू हुआ जर्मन था, वो बड़ा अच्छा चला। और उसके जी, बाद न्यूजीलैंड ने लिया। और बैक होम इन हमारे पड़ोस में श्रीलंका ने किया। और रिसेंटली नेपाल ने, 2 इलेक्शन हो चुके हैं इतने अच्छे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की कि 100 पैसे तो फर्स्ट पास द पोस्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। 110 सीटें उन्होंने और ऐड कर दी, विद द रिजल्ट कि जो 6% औरतों का रिप्रेजेंटेशन होती थी, एकदम जंप होके 40% हो गई। और कोई, किसी को कोई इतराज नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ कुछ नहीं। और औरतें बगैर इलेक्शन लड़े पार्टी की पार्टी गुडविल के के बेसिस पे उसमें आते उसमें हैं, मैं आते तो मतलब। और 120 कंट्रीज दुनिया की अगर इसको फॉलो कर रही हैं, तो कुछ तो इसमें मेरिट है कि हम क्यों नहीं, कि हमने चूंकि इस नए रास्ते को हमेशा चुनने में थोड़े से संकोच होता हैं। है। तो जी, लेकिन इसको पुश करने के लिए आप जैसे लोग इसको एडवोकेट कर सकते हैं, और इसके मेरिट सुझा सकते हैं। तो मैं मेरी राय तो ये पद पर भारत में रहे हैं, भारत सरकार में रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर रहे हैं, क्या सरकार को आपने इस तरह की कोई राय दी है? ये सरकार ने कभी आपसे राय पूछी कि भाई ये काम, क्योंकि आपने तो एक लंबे प्रोसेस पर काम किया है, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस, तो नहीं, क्या सरकार ने मुझसे कभी नहीं पूछा ना। मैंने उनको भेजा कोई, क्योंकि भेजने का कोई रिवाज है नहीं। लेकिन मैंने चूंकि इस पे आर्टिकल लिखे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में 20 दिन पहले लिखा, और दो उसमें लिखे सरकार के सामने रोजाना। जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ भी सब, किसी भी अखबार में क्या छपा वो सारा तैयार होके रोज हमको आता? एक कंपेंडियम मिल जाता था। सरकार के पास भी जाता होगा, सरकार ने मेरा आर्टिकल जरूर पढ़े होंगे। और मैंने तो सरकार को एक लिहाज से एक राह दिखाई है कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो उसका तरीका समझा दिया कि जो इसको कैसे शॉर्ट सर्किट किया जाए। तो सरकार इस वाया मीडिया को, या ये जो जादुई एक तरह से कह लीजिए रास्ता है, इसको एक्सेप्ट करने में क्या दुविधा आपको लगती है कि सरकार को होगी? नहीं, उनको दुविधा सिर्फ ये लग सकती है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मिक्स सिस्टम एक फंडामेंटल रिफॉर्म लग सकता है उनको। और उस किस्म के रिफॉर्म में जो संकोच होता है। लेकिन उसका भी जवाब मैंने उसमें ये दिया है कि भाई इसको आप इंटरिम मेजर्स मान लीजिए, सिर्फ वन ऑफ मेजर मान लीजिए 2029, है ना, कि इसका कर लीजिए। उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन वाले को ऐसे बता दीजिए कि भाई आपने ये एडिशनल सीटों का भी फैसला आपने करना है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डिटरमिन आपने ही करनी है। तो उसके बाद इस सिस्टम को बदल लीजिए। लेकिन इंटरिम तरीके के लिए ताकि ये इसको अडॉप्ट कर लीजिए। शुरुआत हो सके। शुरुआत हो जाएगी। एक जो बात आपने कही कि जब सितंबर 2023 मेरे ख्याल से, तब ये जब बिल पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हो गया, तो एक तो ये नैरेटिव बनाना कि विपक्ष के ज्यादातर लोग इस पर सहमत नहीं है, नारी आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर, ये नैरेटिव ठीक लगता है आपको? क्योंकि सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, बिल्कुल ठीक बात को मैं नहीं, समझना चाहता एक्चुअली हाँ हाँ, दोनों का नैरेटिव ठीक नहीं है। हूँ। सरकार क्या कहती है, सरकार क्या कहती है कि साहब ये रिजर्वेशन के खिलाफ है औरतों को, और डिलिमिटेशन को बहाना बना रहा है। विपक्ष क्या कहता है कि डिलिमिटेशन अचीव करना चाह रहे हैं रिजर्वेशन के बहाने से। तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और वो लेकिन दोनों ये गलत हैं। जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि 2023 में सरकार जहां पर अड़ी रही
कि नहीं हम सेंसस करेंगे, फिर डिलिमिटेशन करेंगे, फिर बिल को पास करेंगे, मतलब बिल को एग्जीक्यूट करेंगे। उस समय विपक्ष कह रहा था, मुझे याद है वो बहस जब नई संसद भवन में हो रही थी, कि 2029 से इसको लागू कीजिए, इसका रास्ता डेट क्यों नहीं फिक्स कर रहे। आज दोनों लोग उल्टी तरफ खड़े हुए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि 2023 में सरकार से ये गलती हो गई कि उन्होंने जो इसको लिंक कर दिया सेंसस से और डिलिमिटेशन से, उस वक़्त उन्हें कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि उसकी वजह से अब 2034 से पहले हम नहीं कर पाएँगे। तो अगर नियत ही ये थी कि अभी फ़ौरन नहीं इम्प्लीमेंट करना, आराम से करना है, तब तो ठीक था। लेकिन वो नियत नहीं हो सकती कि इस सरकार का तो पर्टिकुलरली कोशिश ये होती है कि जो चीज़ करनी है, वो फ़ौरन कर डालो। तो ये 3 साल के बाद ये ख़्याल आना, इसके ऊपर जो लोगों को आपत्ति है। और दूसरे एक और जो आपत्ति है कि वाक़ई जल्दबाज़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, गुड है, अच्छी नियत है। लेकिन 15 दिन बाद वैसे ये कर लेते हैं, अभी तो इलेक्शन हो रहा है। क्या आप पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं तमिलनाडु और बंगाल में? जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि 2029 के लिए भी यदि करना है, तो इन 15 दिन से कोई बड़ा फ़र्क पड़ रहा था क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, उस बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और समझना चाह रहा था मैं इस बिल को लेकर, कि क्या ये मतलब ये हो सकता है पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरह से आप देखते हो, कि क्या ये 2024 के चुनावों के नतीजों का आफ्टर थॉट है? कि अगर 240 सीटें आई, तो सरकार को लगता है कि 2029 के लिए भारतीय जनता पार्टी को, सरकार छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को, कि अब 2029 की गाड़ी के लिए ये ज़रूरी है कि इस बिल को अभी पारित किया जाए। हो सकता है यस। कुछ मित्रों ने कहा कि यदि 300 सीटें आती, तो शायद उसी पर चलती सरकार। क्या आपको ये लगता है ऐसा? बहुत जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रेज़ किया है कि ये पॉसिबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि 324 में नैरोली सरकार बनी पाई थी। तो कुछ किसी तरह भी जो है रिज़ल्ट हो सकता था। तो अब फिर 2029 में क्या होगा, वो उसी उसी की चीज़ रिपीट ना हो जाए, हो सकता है इसी चिंता की वजह से सरकार ने इसको एडवांस करने की कोशिश की। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात पॉसिबिलिटी सुझाई है। जी। एक अभी मैं भाषण सुन रहा था प्रियंका जी का, इस सवाल को मैं भी बहुत बार पूछा कि 541 में जब बिल था, जब आइडिया ये था कि 181 सीट्स मिलेंगी 131 में से महिलाओं, ये सरकार ने उसको अलग करके 543 को रखा और उसके आगे 1/3 बढ़ा दिया। इससे एक फायदा ये हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, लेकिन इसकी एक बैक साइड में वजह देखें तो ये था कि 26 साल से मैं इस बिल को देख रहा हूँ, लड़ाई को 96 से, ठीक है। 543 में जब आप 181 काट रहे थे, तो जो पुरुष एमपीज हैं वो विरोध करते थे, क्योंकि उनकी जगह खत्म हो रही थी। अब सरकार ने उसका वाया मीडिया निकाल दिया कि भाई आपकी दुकान, सॉरी माफ कीजिए, आपकी जो जगह है वो तो वैसे की वैसे है, ये 272 281 जो भी सीटें वो अलग होगी। तो जब पुरुषों की सीटें, पुरुष सांसदों की सीट खत्म कम नहीं हुई, तो इस बिल को पास करने में आसानी हुई। जी, क्या आपको बिल्कुल। लगता है ये वजह रही? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आपका एनालिसिस है, क्योंकि देखिए पिछले 26 साल से जो ऑपोज़िशन थी वो बड़ी डिक्लेयर्ड ओपनली, कोई सीक्रेट नहीं, वो यही था कि भई मर्दों की कॉन्स्टिट्यूएंसी च उनको छोड़नी पड़ जाए क्योंकि वो औरतों के लिए रिज़र्व हो गई, तो इसलिए वो उसको अपोज़ कर रहे थे। तो अब जो ये तरीका निकाला गया कि भई ये चीज़ें ओवर एंड अबव होंगी, और मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री जी के माइंड में शुरू से था, जब वो उन्होंने पार्लियामेंट का साइज़ बढ़ाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी होती है उस वक़्त तो, लेकिन लुकिंग बैक वो तो बड़ा अच्छा आइडिया था कि अब इसमें 888 में मेंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें वो एडिशनल 272 सीटें बढ़ाना, उसका नतीजा ये कि 543 को किसी किस्म का उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सीटें उनकी अपनी जगह बरकरार रहेंगी। ये ओवर एंड अबव ये वुमेन की सीटें आ जाएँगी। सर एक और कंफ्यूजन है कि जो अब 200 ये महिलाओं के लिए जो सीटें बढ़ाई गई हैं वो रोटेशनल सीट्स हैं, ठीक है। तो रोटेशनल सीट्स पर लोगों का शक यह है कि वो अगली बार जनरल सीट हो जाएगी, तो जो मौजूदा महिला सांसद होंगी वो क्यों अगली सीट के लिए काम करेंगी कि भाई अगली बार तो कोई मेल आएगा वहां पर। और मान लीजिए वहां पर मेल आया, अगली बार मेल एमपी बने, तो वो अगली बार फिर क्यों काम करेंगे, क्योंकि वो सीट फिर महिलाओं के पास चली जाएगी। तो ये रोटेशनल जो सीट है वो, क्या उस सीट पर एक तरह का जो संसदीय काम काज होना चाहिए, जो जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, उस पर असर डालती है?
जी, देखिए रोटेशनल सीट का आइडिया तो मैं समझता हूँ वैसे ही फ्लॉड है, जिस जिस रीज़न से आपने बताया कि कोई देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जी, तो जो करंट एमपी है वो नहीं करेगा कि भई 5 साल के बाद तो मुझे छोड़ना है, मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ? जी। दूसरी जो आने वाली है वो वुमन है, वो भी कहेगी कि मैं यहाँ पे आज यहाँ पे साझेदारी। हूँ, कल कहीं और चली जाऊँगी, तो दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए रोटेशनल का आइडिया तो बड़ा फ्लॉड और डिफेक्टिव है। और जो अभी जो डिबेट चल रही है उसमें एक पॉइंट कंटेंशन का ये भी होने वाला है। तो इन जी, सब से निजात इसी में है कि हम उस रूट को हम ले ही नहीं, हम तो सीधे ओवर एंड अबव पीआर सिस्टम से सीट शेयर वोट शेयर के हिसाब से ये इनको बांट दें, कोई नहीं होगा। अच्छा, और तो और प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार कहा इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है। बिल्कुल होता है, 1 रुपया खर्चा नहीं होगा यहाँ पे। और रिप्रेजेंटेशन चूंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट है, कोई आर्बिट्रेरी नहीं है। चाहे वोट शेयर से जाइए कि सीट से जाइए, टोटली डिफेंसिबल, टोटली लॉजिकल ये रिप्रेजेंटेशन है, वेरी डेमोक्रेटिक तरीका। हो सकता है आप मेरी नादानी पर नाराज हो, लेकिन एक चीज और समझाइए कि ये जो 272 सीटें बनेंगी पहली बार, वो किस आधार पर बनेंगी? क्योंकि यदि वो जब रोटेशनल होंगी, यदि वो नई सीटें बन रही हैं, तो किन सीटों पर वो 272 सीटें का मतलब एक सीट, मान लीजिए दिल्ली सीट है, तो दिल्ली में वो एक ही सीट होगी। जयपुर के साथ वो होगी कि नहीं होगी? जबलपुर के साथ उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? कैसे उनका बंटवारा होगा? और फिर जब वो रोटेशनल होंगी, तो ये 272 सीटें एक बार एड ऑन होकर फिर वो रोटेशनल किसी भी जनरल सीट को आप महिला सीट में बदल देंगे? या आप ये कह रहे हैं इसका मतलब कि हमने अभी 850 कर दी और उसमें से 272 कर रहे हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो बिना डीलिमिटेशन के ये काम कैसे पूरा होगा? और डीलिमिटेशन आप 2011 पर कर रहे हैं, तो उसके बाद तो 40 करोड़ आबादी और बढ़ गई है। तो सीटें बढ़ाने के बाद भी आपके एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो 20 लाख की 25 लाख की बनी रहेगी। जी, बिल्कुल, वैसा आपने कहा। एक तो इसीलिए जो रोटेशन है, रोटेशन तो बड़ा फ्लॉड चीज़ है कि किसी को भी परमानेंट इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। वोटर को भी नहीं होगा कि भई ये आज एमपी है, कल चला जाएगा, मैं इसके आगे पीछे क्यों घूमूँ? तो इसलिए अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के लिए तो ये फ़ॉर्मूला इसलिए ठीक है कि भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोज़ रिज़र्व होनी है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको दी जाती है। तो वो महिलाओं शेड्यूल के कास्ट साथ के अच्छा, शेड्यूल कास्ट के लिए थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, वहाँ पे क्या करते हैं कि 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट की एक साथ ना हो जाएँ, तो इसलिए मर्ज उसको कर। कहते हैं कि 2 के बजाय तीसरी को एक छोड़ के आगे ले जाओ। फॉर्च्यूनेटली वो ऑप्शनल नहीं है, वो रूल में ही प्रोवाइडेड है, अदरवाइज़ ऑप्शनल होता तो बड़ा अत्याचार हो जाता कि भई जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप दुखी हैं कि वहाँ का एमपी कोई और चुन के आ जाता है, उसको रिज़र्व कर दीजिए परमानेंटली छुट्टी। तो अगर आपने औरतों को रिज़र्व करनी भी है, तो मैं रोटेशनल करने के बजाय, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो देखिए 10% और 5 7.5% की बात है। औरतें तो बराबर ये 49 एंड 51 के उसमें, तो है ना? औरतें तो करीब करीब सब जगह 48 टू 52% है। एग्ज़ैक्टली, तो इसलिए कैसे एग्ज़ैक्टली। आप डिसाइड करेंगे? नहीं, एग्ज़ैक्टली, इसलिए उनके लिए कोई इस बेसिस पर रोटेशनल बनाना और रिज़र्व करने का तो कोई मतलब ही नहीं। आपने जो इनको भी रिज़र्व करना है, कर दीजिए, परमानेंटली फिर रिज़र्व कर दीजिए। और जो आपने पहले एक बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज़ 30-30 लाख अगर वोटर हैं, वो घट के 20 लाख पे आ जाएँगे, तो वो बड़ी रीज़नेबल चीज़ है। यानी ऑलरेडी घटाने की बात हो ही रही थी, तो एक एडिशनल एमपी आ गया, उसको आपने जो पॉपुलेशन यहाँ से शिफ्ट करनी थी, वो उस एडिशनल एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दीजिए। तो इसका मतलब आपका सुझाव ये है कि यदि हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में चल रहे हैं, तो ये जो 272 या 280 जितनी भी सीटें हम लोग कर रहे हैं महिलाओं की, वो पूरे देश भर में एक जो भी सिस्टम होता है, आप जैसे विद्वान लोगों के साथ मिलकर उसको फिक्स कर दें सीट्स को। जी, जी, बिल्कुल कर दें, लेकिन वो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो उसको मिस नहीं मैं करने दूँगा कि उसको जो मिक्स सिस्टम को जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि भई द 543 जैसे हैं कि वो 543 परमानेंट रहेंगी सीटें। उसको कोई नहीं छू रहा। ये ओवर एंड अबव आके, और अगर बाद में डिलिमिटेशन कमीशन इसको पे करती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती है, तो ये काम होता रहेगा अगले 2 साल 3 साल होने दीजिए, ताकि कम से कम औरतें इमीडिएटली लोकसभा में आ जाएँ और अगले
2029 में तो आ ही जाए, बिल्कुल, उसके बाद चाहे रूल बदल दीजिए। नहीं, लेकिन इसमें एक और दिक्कत है सर, यदि फिक्स हमने कर दी, मान लीजिए 272 सीटें हमने फिक्स कर दी हैं महिलाओं के लिए, तो फिर पूरे देश की महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? नहीं तो पूरे देश को ये तो मिलेगा, क्योंकि तो हर स्टेट में सीटें प्रोपोर्शनेटली जाएंगी ना, और वहां नहीं, उनकी रिजर्वेशन। उत्तर प्रदेश को ही हम ले लेते हैं, तो उत्तर हाँ। प्रदेश आपने मेरठ के साथ जोड़ दी, एक बलिया के साथ जोड़ दी, एक लखनऊ के साथ जोड़ दी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो और महिलाओं को तो नहीं मिलेगा ना मौका। नहीं वो तो पिथौरा बॉक्स जैसा तो नहीं हो रहा है कुछ? नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ये पर ऐसा नहीं है, देखिए, एक तो इस रिजर्वेशन के बाद बड़ा, लेट इट बी क्लियर, कि ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी से औरतों का राइट हम छीन नहीं रहे कि भाई 272 है, इसके ऊपर नहीं जा सकती। जो वो तो ठीक है। छिहत्तर छिहत्तर औरतें ऑलरेडी हैं, वो इंडिपेंडेंटली आगे भी लड़ती जाएं, तो औरतों का पार्टिसिपेशन बना रहेगा जैसे आज तक है। सीट कर देंगे तो ये फायदा होगा कि उस सीट की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिक्स रहेगा, और वहां पर ये जो संकट था कि वो वोटर के लिए या एमपी के लिए दुविधा नहीं रहेगी कि अगली बार नहीं चुनकर आना है, चुनकर आना नहीं क्वाइट चुनकर राइट, क्वाइट करना। राइट। अच्छा, दूसरे ये भी, क्योंकि अगर सपोज मैं एक एमपी हूँ और रिजर्वेशन वुमेन की वो हो गई, और मैं अपने बजाय अपनी पत्नी को लगा दूं उसमें, तो जैसे कि होता ही है पार्टीज में, कि आज में आप, हो। है ना, जो होता ही है, तो आप ही के कंट्रोल में ही रही, और ये रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब एक और आखिरी सवाल कि जो विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन है, तो वो तो आपके हिसाब से 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद ही वहां पर काम होगा सभी विधानसभाओं में? क्या उससे जी पहले जी। हो सकता है? नहीं हो नहीं सकता। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल भी है, और इसमें तो यही चीज फौरन विधानसभा पे भी लागू कर दीजिए कि हर जगह की सीटें 50% बढ़ जाएंगी। वही फॉर्मूला स्टेट पे वहां बना पर फिर दीजिए नए उस। विधान, सारी जगह पर नए विधानसभा भवन बनाने पड़ेंगे, नई कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को देखते रहे हैं, ये जो सीट्स बनाना, डिलिमिटेशन करना, ये इतना आसान काम है क्या कि ये 272 सीटों को मिलाकर, और 272 ही क्यों, 4000 विधानसभा, वो विधानसभा की सीटें हमारी 4000 से ऊपर, तो 4000 की 2/3 सीट, 1/3 सीटें और जोड़ लेंगे, तो वो सीटें मिलाकर मतलब करीब करीब 1500 सीटें वो, तो ये 2500 टोटल सीटों का नया बनाना इतना आसान काम है? नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल है, होता रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन का काम ही यही है। और 3 साल में नहीं तो 5 साल में कर देंगे, जैसे कि लास्ट छह डिलिमिटेशन साल हुआ था कमीशन, पिछली बार, तो लास्ट 6 साल लगे है थे। ना। बल्कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट छोटा था। उनको ये कहा गया था कि आप स्टेट की जो एलोकेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विद इन द स्टेट जो बाउंड्रीज है उनको आप चेंज कर लीजिए। उसके बावजूद उन्होंने 3 के बजाय 6.5 साल लिए। अब जो अगली कमीशन है उसका मैंडेट जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि उसको ये भी अलाउ किया कि भाई स्टेट के जो नंबर है उनको भी चेंज कर लो, और महिलाओं के रिजर्वेशन को भी उसमें एकोमोडेट करो। तो इसलिए ये 3 साल के क्या, मैं समझता हूँ अगर 5 साल में भी डिलिमिटेशन कमीशन कर दे, और इसका प्रोसेस जो है बड़ा कंसल्टेटिव होता है, कि हर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर भी उसका मेंबर होता है, सिर्फ उस नंबर स्टेट के लिए, सिर्फ उस स्टेट के लिए। और कुछ एसोसिएट मेंबर्स होते हैं जिनका वोटिंग राइट नहीं होता, तो हर जगह पब्लिक हियरिंग होती है, प्रेजेंटेशन की जाती है। वो तो आता ही है जी। लेकिन क्या ये विपक्ष का जो आरोप है कि सरकार डीलिमिटेशन, नारी आरक्षण बिल के, महिला आरक्षण बिल के बहाने डीलिमिटेशन करके सत्ता को कब्जा बनाए रखना चाहती है, क्या आप समझते हो कि जी डीलिमिटेशन पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? क्या जी पॉलिटिकल जी पार्टी अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज निर्धारित करती है? जी, ये जो इनका ऑपोजिशन का कंसर्न है, ये बड़ा जेन्युइन एंड वैलिड है। और ये आज से नहीं, पिछले साल 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर, कि देखो अगले डिलिमिटेशन होगी, उस पर क्या पॉलिटिक्स खेली जाएगी, क्या उसका रूपरेखा होगी, इसके पे ऊपर डिबेट साल भर से चल रही है। और 6 महीने पहले तो मैंने चेन्नई में इसमें मणिशंकर अय्यर साहब के फादर के मेमोरियल लेक्चर पे मुझे यही टॉपिक दिया गया था, सेंसस एंड डिलिमिटेशन, 6 महीने पहले। उस वक्त भी मैंने बात की थी, और मैंने उसमें ये कहा था कि जो ये सरकार ने, होम मिनिस्टर साहब ने, पीएम ने बार बार एश्योरेंस किया है कि भाई हम प्रोपोर्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ना किसी की गिनती कम करेंगे। तो उसमें जो एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है,
कि हालांकि सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो, कि भाई जब हम ना सीटें कम कर रहे हैं ना प्रोपोर्शन डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन देखिए पार्लियामेंट में वोटिंग प्रोपोर्शन पे तो नहीं होती, एग्जैक्ट नंबर पे होती है। अब अगर तमिलनाडु के सीट 39 से बढ़ के 60 भी हो गई, तो बढ़ गई, यूपी की 40 बढ़ गई, प्रोपोर्शन वही है 50%, लेकिन एक की 20 बढ़ी, दूसरे की 40 बढ़ गई, तो 40 वर्सेस 20, तो वोटिंग तो लेकिन वो तो कह रहे एग्जैक्ट हैं ना, नंबर पे होती है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने तो कहा ना कि परसेंटेज वही रख रहे हैं, नंबर से नहीं बढ़ रहा ना, आपका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन तो नहीं, मैं वही। यही मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन से जो उनका जो फियर है वो मीट नहीं होता, कि वो फिर भी देखिए, अब उसी परसेंटेज से आप चले, 50% आपने बढ़ा दी यूपी की, ठीक है, तो 80 से 120 हो गई। इधर तमिलनाडु की 39 से बढ़ा के आपने की 60 के करीब हो गई, तो उनकी 20 बढ़ी, उनकी 40 बढ़ी, प्रोपोर्शन एक ही है। तो नहीं, किसके वोट ज्यादा बढ़ गए? उनके 20 वोट फालतू हो गए। अभी होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया कि भाई हम्म, हर स्टेट का पार्लियामेंट की 543 सीट्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए कहीं पर 6% था, जैसे आंध्र प्रदेश का मुझे अभी याद आ रहा है, तेलंगाना का याद आ रहा है कि 3.6 कुछ परसेंट था, और उनका उतनी सीटें बढ़ने के बाद भी उनका रिप्रेजेंटेशन मोरलेस बराबर रहेगा। और जी जो पूरे साउथ स्टेट्स को, ब्लॉक को भी उन्होंने टोटल करके बताया कि लोकसभा की 543 सीटों में उनके रिप्रेजेंटेशन में कोई 0.12%, 0.01 या 0.2% का फर्क पड़ रहा होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि कर्नाटक जैसे या तमिलनाडु में उनका बढ़ ही जाएगा उनका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जी जब ये बात होती है कि डिलिमिटेशन में सरकार का दखल होता है, तो होम मिनिस्टर साहब ने अभी प्रियंका जी को जवाब देते हुए कहा कि भाई हम तो डिलिमिटेशन का जो एक्ट है उसको वैसे के वैसे चला रहे हैं, अगर उसमें मैनिपुलेशन होता है तो वह आपकी सरकारों में होता रहा होगा, हम नहीं करेंगे। तो ये आरोप तो वाजिब बनता है, यदि हम्म ऐसा होता है तो पिछली सरकारें कोई संत तो बैठी नहीं है। जी मैंने वो मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी, प्रियंका की भी सुनी थी मिनिस्टर के। मैं उसे सहमत हूँ कि देखिए प्रोपोर्शन भी अगर मेंटेन किया, सीटें भी कम नहीं की, इससे ज्यादा रीजनेबल ऑफर तो हो नहीं सकती। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला कौन सा बन के आता है, वो बनाना पड़ेगा। वो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ये होता है कि भाई फाइनेंस कमीशन में जैसे एलोकेशन होती है वो प्रो रेटा नहीं हो जाती, उसमें वो ये भी देखते हैं कि डेवलपमेंट इंडिकेटर, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसने की उसका वेटेज दे दी, पॉपुलेशन कंट्रोल किसने की उसकी वेटेज दे दी। तो यह तो ऑपोजिशन को चाहिए इसको क्रिटिसाइज करने से पहले एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला बना के पेश तो करें कि ये नहीं, ये फॉर्मूला अडॉप्ट करो, ताकि उस पर डिबेट हो। जी, आखिरी सवाल सर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि क्या आपको लग रहा है कि कल, यानी जब बहस खत्म होगी, 4 बजे का भी टेंटेटिव टाइम रखा गया है, ये बिल पास हो जाएगा? आपको आज के माहौल से ऐसा लग रहा है? जरा एक दफा फिर रिपीट करें, मैंने जो समझा कि कल आप आज जो आज के माहौल पे आपने कमेंट। आज जो पूरी डिबेट हुई है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उससे या विपक्ष का जो तेवर है, उससे आपको लग रहा है कि ये बिल कल पास हो सकता है? नहीं नहीं, बिल तो बिल्कुल पास नहीं हो सकता अगर नंबर नहीं है तो। उस लिहाज से तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये हेल्दी बात ये है कि जो डिबेट हो रही है, सारी स्पीचेस बड़ी हेल्दी माहौल में हो रही हैं, फ्रेंडली में बोल रहे हैं, हंस हंस के बोल रहे हैं, कोई बिटरनेस और रैंकर नजर नहीं आ रहा है, ये अच्छी चीज है। तो हम देखते हैं कि चलिए क्या हो सकता है। आपने बहुत अच्छे से, अब प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर साहब ने केजी के लिए, केजी के बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से कल समझाने की बात की, आपने एक केजी के बच्चे को आज ही कुछ समझाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच।